तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस ऊर्जावान विश्लेषण को। आज हम एक बहुत ही आकर्षक यात्रा पर निकलने वाले हैं, और ये यात्रा है मानव मस्तिष्क की। हमारा दिमाग आखिर दुनिया भर की जानकारियों को इकट्ठा कैसे करता है, उन्हें फिल्टर कैसे करता है, और सबसे बड़ी बात, कैसे सक्रिय रूप से ज्ञान या नॉलेज का निर्माण करता है। ये सिर्फ तथ्यों को रटने की बात नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की उस वास्तुकला को समझने की बात है जो सोचने और निर्णय लेने के योग्य बनाती है। जल्दी से देख लेते हैं कि आज के सफर का रोड मैप क्या है। शुरुआत होगी ज्ञान की असली परिभाषा और इसके स्रोतों से। फिर सूचना, विश्वास और सत्य के बीच का फर्क समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि दिमाग में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, और अंत में सीखने की प्रक्रिया में एक शिक्षक का क्या रोल होता है। तो सबसे पहला हिस्सा, ज्ञान की असली परिभाषा, जो सिर्फ तथ्यों यानी फैक्ट्स से कहीं आगे की चीज है। अब देखिए, दिमाग में सिर्फ डेटा भर लेने और असल में किसी चीज को गहराई से समझने में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले आती है इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। इसे हम दिमाग के कच्चे माल के रूप में देख सकते हैं। ये बस कच्चे और अलग थलग तथ्यों का एक ढेर है। मजे की बात यह है कि इसे बिना समझे भी आसानी से रटा जा सकता है। जैसे बचपन में रट लिया कि 2+2=4 होता है, या पानी का फॉर्मूला H2O है। ये बस एक फैक्ट है, अभी तक इसमें कोई गहरी समझ शामिल नहीं है। लेकिन, और ये बहुत ही दिलचस्प बात है, ज्ञान या नॉलेज सिर्फ फैक्ट्स का होना नहीं है। ये उन कच्चे फैक्ट्स का एक प्रोसेस्ड रूप है। ज्ञान तथ्यों का एक ऐसा सार्थक ढांचा है जो वास्तविकता को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है। इसके लिए समझ का होना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, बल्कि ये समझना कि उबलते वक्त भाप का प्रेशर आखिर बढ़ता क्यों है, वही असली ज्ञान है। अगर इन दोनों के बीच के मूल अंतर को एक लाइन में समेटना हो तो सूचना बिना समझे रटी जा सकती है, बिल्कुल एक कंप्यूटर डेटा की तरह। वहीं दूसरी ओर ज्ञान के लिए समझ और विवेक की जरूरत होती है। ये समझना कि कोई केमिकल एक खास तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है, ज्ञान है। ज्ञान दिमाग में एक अर्थपूर्ण संरचना बनाता है, जबकि सूचना बस डेटा का एक ढेर होती है। ज्ञान के इस आर्किटेक्चर को थोड़ा और करीब से देखें तो इसके कई प्रकार होते हैं। कुछ सच्चाइयाँ बिल्कुल जन्मजात होती हैं, जिन्हें ए प्रायोरी कहा जाता है, यानी अनुभव से पहले का ज्ञान। जैसे सभी विवाहित पुरुष पति होते हैं। इसे साबित करने के लिए किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। दूसरा है ए पोस्टेरियोरी, जो हमें अपने अनुभव से मिलता है। जैसे ये जानना कि आग गर्म होती है, ये तो छूने के बाद ही पता चलेगा। वहीं भारतीय दर्शन में ज्ञान को पराविद्या यानी भौतिक जगत का ज्ञान और अपराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान, इन दो हिस्सों में भी बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। आखिर दिमाग ये सारा डेटा इकट्ठा कैसे करता है? मानव मस्तिष्क अपने आसपास की दुनिया को कैसे अवशोषित करता है? इसका जवाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या में छिपा है, और वो संख्या है 8। इंसान वास्तविकता को समझने और इस दुनिया में नेविगेट करने के लिए 8 अलग-अलग रास्तों का उपयोग करते हैं। ये जानने के 8 मुख्य तरीके क्या हैं? भाषा, इंद्रिय बोध यानी सेंस परसेप्शन, तर्क, भावना, कल्पना, विश्वास, अंतर्ज्ञान और स्मृति। सोचिए, एक इतिहास की किताब पढ़ के ज्ञान प्राप्त करने से लेकर एक माँ का वो अंतर्ज्ञान जहाँ वो बच्चे के रोने से पहले ही जाग जाती है, ये सभी तरीके मिलकर ही तो हमारा विश्व दृष्टिकोण बनाते हैं। हम देखकर, अपनी भावनाओं से, पुरानी यादों से और यहाँ तक कि अपनी कल्पना से भी लगातार सीख रहे होते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हमारा दिमाग एक साइंटिस्ट की तरह काम करता है। ज्ञान पाने की 2 मुख्य विधियां हैं। पहली है इंडक्टिव यानी आगमन विधि। इसमें किसी खास चीज से शुरू करके एक सामान्य नियम बनाया जाता है। जैसे सूरज रोज उगता है, इसलिए वो हमेशा उगेगा। यहाँ एक नियम बन गया। दूसरी है डिडक्टिव यानी निगमन विधि। इसमें एक सामान्य नियम से शुरू करके किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे सभी इंसान नश्वर हैं और राम एक इंसान है, इसलिए राम भी नश्वर है। दिमाग लगातार ऐसे ही नियम बनाता है और उन्हें लागू करता रहता है। चलिए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, सूचना, विश्वास और सत्य यानी रियलिटी को फिल्टर कैसे किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग की इस दुनिया में प्रवेश करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या एक गहराई से माना जाने वाला विश्वास और सत्य दोनों बिल्कुल एक ही चीज है?
ये सवाल हमारी पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है और अगले महत्वपूर्ण बिंदु के लिए मंच तैयार करता है। बात दरअसल ये है कि विश्वास और सत्य में जमीन आसमान का अंतर है। विश्वास बहुत ही व्यक्तिगत और सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है इसका कोई सबूत ना हो और ये वक्त के साथ बदल भी सकता है। उदाहरण के लिए किसी का ये मानना कि भूत होते हैं। इसके विपरीत सत्य ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल होता है। ये पूरी तरह से सबूतों और फैक्ट्स पर टिका होता है जो सबके लिए एक बराबर है, जैसे कि सूरज का पूरब से उगना। सत्य को किसी के विश्वास की जरूरत नहीं होती, वो वही रहता है जो वो है। इसी तरह हमारी सोच के तंत्र को समझना भी जरूरी है। तर्क यानी रीजनिंग का मतलब है कारण और प्रभाव के बीच का कनेक्शन ढूंढकर निष्कर्ष निकालना। जैसे अगर बारिश हुई है तो ये अनुमान लगाना कि सड़कें गीली होंगी। लेकिन विश्लेषण यानी एनालिसिस एकदम अलग है। इसका मतलब है किसी जटिल जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जैसे ये जांचना कि कोई सड़क इस समय गीली क्यों है, इसके पीछे के कारणों की गहराई से छानबीन करना। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, दिमाग में ज्ञान का निर्माण, जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद भी कहते हैं। अब बात सिर्फ ज्ञान को चुपचाप ग्रहण करने की नहीं होगी, बल्कि उसके सक्रिय निर्माण की होगी। रचनावाद का मूल सिद्धांत यही है कि ज्ञान कभी भी निष्क्रिय रूप से या पैसिवली रिसीव नहीं किया जाता, बल्कि सीखने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभवों के माध्यम से सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा लकड़ी के कुछ ब्लॉकों को एक के ऊपर एक रखकर मीनार बना रहा है। वो बच्चा केवल संतुलन के बारे में सुन नहीं रहा है, बल्कि वो स्वयं संतुलन के कॉन्सेप्ट को खोज रहा है और उसे अपने दिमाग में बना रहा है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का अनुकूलन सिद्धांत इसे बखूबी समझाता है। इसके दो मुख्य चरण हैं। पहला है एसिमिलेशन या सम्मिलन, जहां नए अनुभव को पुराने मानसिक ढांचे में फिट किया जाता है। जैसे एक बच्चा जिसके घर में कुत्ता है, वो पहली बार बिल्ली को देखकर उसके 4 पैर होने की वजह से बड़े मासूम तरीके से उसे भी कुत्ता ही बुलाता है। और फिर आता है दूसरा चरण, अकोमोडेशन या समायोजन। यहाँ दिमाग समझ जाता है कि ये जानवर कुछ अलग है और तब वो बिल्ली के लिए एक बिल्कुल नई मानसिक श्रेणी बना लेता है। ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग भी बिल्कुल इसी रास्ते पर चलती है। उनका मानना था कि विद्यार्थियों को स्वयं अवधारणाओं का अन्वेषण करने देना चाहिए। अगर किसी को गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी सिखानी है तो लंबे चौड़े नियम रटाने के बजाय एक पत्थर हवा में उछालने दिया जाए। सहज रूप से समझ आ जाएगा कि जो ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है। ये जो स्वर निर्देशित खोज होती है ना, ये केवल चुपचाप बैठकर सुनने की तुलना में मस्तिष्क पर कई ज्यादा गहरी छाप छोड़ती है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, सीखने में शिक्षक की भूमिका एक सूत्रधार या स्कैफोल्डर के रूप में। दिमाग के अंदर चल रही इस जटिल निर्माण प्रक्रिया का मार्गदर्शन आखिर करता कौन है? एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक केवल तथ्यों को बांटने वाला नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रधार यानी फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। शिक्षक को एक ऐसे वास्तुकार के रूप में देखा जा सकता है जो दूसरों को अपना खुद का दिमाग विकसित करने में मदद करता है। एक सूत्रधार के रूप में शिक्षक के 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला, मॉडलिंग, जहां स्वयं सोचने का सही तरीका प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, कोचिंग, सही दिशा दिखाना और लगातार फीडबैक देना। और तीसरा सबसे दिलचस्प कार्य है स्कैफोल्डिंग। इसे किसी को साइकिल चलाना सिखाने की तरह समझें। शुरुआत में संतुलन बनाने के लिए पीछे से सीट पकड़ी जाती है और जैसे ही सीखने वाला खुद पैडल मारने में सक्षम हो जाता है, वो सहारा हटा लिया जाता है। इस तरह के सक्रिय मानसिक निर्माण को प्रोत्साहित करने वाले माहौल को डिजाइन कैसे किया जाए? इसके 6 व्यवहारिक तत्व हैं। सबसे पहले एक सही परिस्थिति या समस्या देना, फिर समूह बनाना, उसके बाद नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़कर एक पुल बनाना, सही प्रश्न पूछना, चार्ट या मॉडल से जीवंत प्रस्तुति देना और अंत में आज क्या सीखा, इस पर गहराई से विचार करना। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या हम अपनी जिंदगी में बस निष्क्रिय रूप से सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं या हम सक्रिय रूप से सच्चे ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं? सीखने की इस वास्तुकला को समझना ही बेहतर सोचने की ताकत देता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि ज्ञान एक लंबी यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। तो सीखने की इस यात्रा को हमेशा सक्रिय और अर्थपूर्ण बनाए रखना चाहिए। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है।
आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम ज्ञान यानी नॉलेज के असली मतलब को डीकोड करेंगे। हम उन बुनियादी ब्लूप्रिंट्स को गहराई से समझेंगे जिन पर हमारा पूरा शिक्षा तंत्र टिका हुआ है। तो चलिए सीखने के इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जड़ से समझते हैं। ठीक है, तो सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह है। पहला, ज्ञान के अलग अलग पहलू। दूसरा, संस्कृति कैसे सीखने के तरीके को तय करती है। तीसरा, पश्चिमी शिक्षा दर्शन। और चौथा, एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था का निर्माण। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, ज्ञान के पहलू। सच कहा जाए तो इंसानी ज्ञान बिल्कुल एक हीरे की तरह है जिसके ढेरों अलग अलग पहलू होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान की। स्थानीय ज्ञान किसी खास जगह या समुदाय के अपने तजुर्बे से आता है। जरा सोचिए, गांव में लोग सिर्फ चींटियों को अपने बिल में वापस जाते देखकर समझ जाते कि भाई बारिश होने वाली है। ये ज्ञान हालात और जगह के हिसाब से बदलता है। लेकिन दूसरी तरफ है सार्वभौमिक ज्ञान, जो पक्के न बदलने वाले तर्कों पर टिका है। पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, है ना? चाहे वो भारत का कोई छोटा सा गांव हो या अमेरिका का कोई बहुत बड़ा शहर, ये कभी नहीं बदलता। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है मूर्त और निरपेक्ष ज्ञान के बीच का फर्क। मूर्त ज्ञान सीधे हमारी इंद्रियों यानी हमारे सेंसेस से आता है। अगर कोई आम मीठा है तो वो चखकर ही पता चलेगा, ये रोजमर्रा का अनुभव है। लेकिन निरपेक्ष ज्ञान, ये 100% पूर्ण सत्य है। इसमें कोई अपवाद नहीं होता, जैसे एक सर्कल या वृत्त का पूरी तरह से गोल होना। कोई भी चीज थोड़ी ज्यादा गोल या कम गोल नहीं हो सकती। निरपेक्ष ज्ञान अपने आप में एक परफेक्ट, बिना किसी खामी वाला सच है। ज्ञान का एक और बहुत ही बढ़िया पहलू है सैद्धांतिक बनाम व्यावहारिक ज्ञान। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी किताब में एक बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी की रेसिपी पढ़ी जा रही है। ये सैद्धांतिक ज्ञान है जो बता रहा है कि क्या और क्यों करना है। ये बस एक नक्शे की तरह है। लेकिन असली जादू तब होता है जब चूल्हे के सामने खड़े होके उस बिरयानी को पकाया जाता है। वो है व्यावहारिक ज्ञान, यानी कैसे करना है। सिद्धांत हमें रास्ता जरूर दिखाता है, लेकिन असली हुनर अभ्यास से ही आता है। और सच तो ये है कि एक काबिल इंसान बनने के लिए इन दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है पाठ्य ज्ञान और प्रासंगिक ज्ञान, और ये शिक्षा के लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है। किताब में सिर्फ ये पढ़ना कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, ये एक पाठ्य ज्ञान है। लेकिन किसी ऐतिहासिक जगह पर जाकर असली चरखा देखना और स्वदेशी के असली मतलब को महसूस करना, ये उस पाठ को प्रासंगिक बना देता है। जब किताबी बातों को असली दुनिया के संदर्भ से जोड़ दिया जाता है तो कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में छप जाते हैं। और ज्ञान के इस हीरे का आखिरी पहलू है विद्यालयी और गैर विद्यालयी ज्ञान। स्कूल हमें औपचारिक और व्यवस्थित चीजें सिखाता है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन गैर विद्यालयी ज्ञान हमें समाज से मिलता है, जैसे दादी नानी के साथ बाजार जाके सब्जियों का मोल भाव करना। एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था वही है जो स्कूल की इन औपचारिक बातों को समुदाय की अनौपचारिक समझदारी के साथ पूरी तरह जोड़ दे। इन दोनों का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, संस्कृति और सीख। देखते हैं कि संस्कृति कैसे सीखने की प्रक्रिया को आकार देती है। ज्ञान के इन सभी पहलुओं को समझने के बाद अब जरा उस माहौल को देखते हैं जहां इसे असल में ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि संस्कृति आखिर है क्या। ये किसी समाज के जीने का पूरा तरीका है। इसमें हमारे विश्वास, परंपराएं, कला और यहाँ तक कि रोज इस्तेमाल होने वाले औजार भी शामिल हैं। और अगर शिक्षा की बात करें तो संस्कृति ही ये तय करती है कि किसी समाज में आने वाली पीढ़ी को क्या पढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। संस्कृति को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है भौतिक संस्कृति, जैसे मोबाइल फोन, गाड़ियां या गैजेट्स, और दूसरी है अभौतिक संस्कृति, जैसे हमारी भाषा, धर्म या एक दूसरे का अभिवादन करने का तरीका। अब जो समाज तकनीक पर बहुत जोर देता है वो जाहिर तौर पर अपनी शिक्षा में कंप्यूटर साइंस को ज्यादा अहमियत देगा। और दिलचस्प बात यह है कि नए ज्ञान से हमारी संस्कृति भी बदलती है। जैसे लैंगिक समानता का विचार आने से पुरानी अभौतिक परंपराओं में बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग पर, पश्चिमी शिक्षा दर्शन। ये वो बड़े ब्लूप्रिंट्स हैं जो दुनिया भर के स्कूलों को चलाते हैं। यहाँ हमारे सामने 2 बहुत ही पुरानी और मशहूर विचारधाराएं हैं। एक है आदर्शवाद या आइडियलिज्म।
ये दर्शन मानता है कि मन और आत्मा ही सबसे ऊपर है। इसका पूरा जोर आध्यात्मिक विकास पर होता है और इसमें टीचर को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु माना जाता है। वही दूसरी तरफ है प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म। ये मानता है कि प्रकृति ही एकमात्र सत्य है। प्रकृतिवाद में टीचर सिर्फ एक दर्शक की तरह होता है जो बस एक माहौल तैयार कर देता है और पीछे हट जाता है ताकि बच्चा खुद अपने प्राकृतिक अनुभवों से सीख सके। लेकिन फिर एक ऐसा विचार सामने आया जिसने शिक्षा की दुनिया में तहलका मचा दिया। इसका मूल मंत्र बहुत ही जबरदस्त है, जो काम करे वही सच है। ये है व्यवहारवाद यानी प्रैग्मैटिज्म का कोर आइडिया, जिसे जॉन डेवी जैसे महान विचारकों ने आगे बढ़ाया। प्रैग्मैटिज्म में किसी भी तरह के रटे रटाए सिलेबस या सख्त सजा के लिए कोई जगह नहीं है। इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि क्या काम का है और बच्चे की दिलचस्पी किस चीज में है। ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करता है। उदाहरण के लिए पानी की बचत के बारे में सिर्फ रटने के बजाय बारिश के पानी को बचाने के लिए एक असली मॉडल बनाना। व्यवहारवादियों का मानना है कि जब छात्र ऐसे प्रोजेक्ट्स में एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनमें सामाजिक अनुशासन अपने आप ही आ जाता है। जैसे जैसे दुनिया मशीनों और भारी उद्योगों की तरफ बढ़ी, एक और नया दर्शन उभर कर सामने आया, अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशलिज्म। इसका विचार बहुत ही गहरा है। पहले मैं हूं, फिर मैं वो बनता हूं जो मैं चुनता हूं। ये एक तरह का सुधारात्मक कदम था जो आज की मशीनी दुनिया में इंसान की खोती हुई पहचान को वापस दिलाने की कोशिश करता है। अस्तित्ववाद इंसान की अपनी अलग पहचान को सबसे ऊपर रखता है। मान लीजिए कोई छात्र एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार है, लेकिन गणित में थोड़ा कमजोर है, तो इस दर्शन के हिसाब से उसकी असली पहचान एक प्रतिभाशाली चित्रकार की है, ना कि एक फेल हुए गणितज्ञ की। इंसान को खुद को पहचानने के लिए ये विचार एकदम शानदार है। हालांकि सच ये भी है कि बड़े औद्योगिक समाजों और भीड़ वाले स्कूलों में इसे पूरी तरह लागू करना बहुत मुश्किल और खर्चीला काम है, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति पर अलग से ध्यान देना पड़ता है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे ये तीनों प्रमुख दर्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आदर्शवाद जहां मन और आत्मा की बात करता है, प्रकृतिवाद प्रकृति और आज़ादी पर टिका है, और व्यवहारवाद पूरी तरह से उपयोगिता पर जोर देता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, सिलेबस कैसा हो या अनुशासन कैसे सिखाया जाए, ये तीनों ब्लूप्रिंट्स एकदम अलग अलग रास्तों से होकर गुजरते हैं। चलिए अब अपने आखिरी भाग की तरफ चलते हैं, एक आदर्श शिक्षा का निर्माण। देखते हैं कि ये सारे दर्शन असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। हमने इतने सारे सिद्धांत तो देख लिए, लेकिन एक असली क्लासरूम में ये सब कैसे दिखते हैं? चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। एक बच्चा नदी के किनारे मजे से पत्थर फेंक रहा है। अब अलग अलग दर्शन वाले शिक्षक इसे कैसे देखेंगे? एक आदर्शवादी शिक्षक उस पत्थर के गोल आकार में ब्रह्मांड की सुंदरता देखेगा। एक प्रकृतिवादी शिक्षक कुछ नहीं कहेगा, वो बस दूर से शांति से देखता रहेगा ताकि बच्चा खुद सीखे कि जोर से फेंकने पर पत्थर दूर जाता है। लेकिन एक व्यवहारवादी शिक्षक, वो तुरंत बच्चे के पास जाएगा और कहेगा, चलो हम मिलकर इन पत्थरों से एक छोटा सा बांध बनाते हैं और देखते हैं कि पानी कैसे रुकता है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि एक ही स्थिति में सिखाने के तरीके कैसे बिल्कुल बदल जाते हैं। एक और बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई तैरना सीख रहा है। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण उसे सीधे नदी में छोड़ देगा ताकि वो हाथ पैर मारकर खुद प्राकृतिक रूप से सीखे। आदर्शवादी दृष्टिकोण पहले एक परफेक्ट तैराक का वीडियो दिखाएगा और सारे नियम समझाएगा, और व्यवहारवादी दृष्टिकोण खुद पानी में उतरेगा और साथ मिलकर तैरने की समस्या को सुलझाएगा। सच तो ये है कि एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था किसी एक तरीके पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि वो इन सभी के सबसे बेहतरीन हिस्सों को एक साथ मिलाती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आदर्शवाद हमें मूल्य देता है, प्रकृतिवाद आज़ादी देता है, व्यवहारवाद काम करना सिखाता है, और अस्तित्ववाद एक अलग पहचान देता है। तो सोचने वाली बात यह है, इन सभी दर्शनों का कौन सा सटीक मिश्रण आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे मजबूत नींव तैयार कर सकता है? शिक्षा के वो कौन से ब्लूप्रिंट्स हैं जो आज हमारे समाज को सही दिशा दे रहे हैं? इसी विचारणीय सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस ज्ञान से भरे सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा उत्सुक बने रहिए। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम उस बुनियादी ढांचे को डिकोड करेंगे जो ये तय करता है कि स्कूलों में और क्लासरूम्स में हमारी सीखने की प्रक्रिया असल में कैसे डिजाइन की जाती है।
करिकुलम यानी पाठ्यचर्या, ये नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में भारी भरकम किताबों का पहाड़ आ जाता है, लेकिन असल में इसकी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा रोचक है। जरा सोचिए, एक कागज पर लिखी साधारण सी रेसिपी को पढ़ने और असल में किचन में जाकर एक शानदार दावत तैयार करने में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्लान का सिर्फ कागज पर होना और उसका असल जिंदगी में एक जीता जागता अनुभव बन जाना। बस यही वो अंतर है जो हमें आज के इस विषय के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। तो चलिए बिना देरी किए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि करिकुलम सिर्फ एक किताब क्यों नहीं है। फिर बात करेंगे NCF 2005 के उस बदलाव की जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद हम करिकुलम बनाने के मुख्य सिद्धांतों और इसके 4 आधारों को समझेंगे, और अंत में देखेंगे पढ़ाने के 3 अलग अलग तरीके, और ये समझेंगे कि शिक्षा कोई प्रोडक्ट है या एक प्रक्रिया। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम गलतफहमी से। अक्सर हम मान लेते हैं कि करिकुलम का मतलब है बस किताबों का एक बंडल, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का असली मतलब सिर्फ पन्ने पर रटना नहीं है। अगर हम इस शब्द की इतिहास को खंगालें तो करिकुलम लैटिन भाषा के करेरे करे शब्द से निकला है, और मजे की बात यह है कि इसका मतलब होता है दौड़ना। ये बात अपने आप में चीख चीख कर कहती है कि शिक्षा कोई रुकी हुई स्थिर चीज नहीं है जिसे बस स्कूल बैग में ठूंस लिया जाए, बल्कि ये तो एक रास्ता है, एक रेस कोर्स की तरह है जिस पर दौड़कर हम अपनी शिक्षा के असली लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यानी ये एक बहुत ही एक्टिव और डायनामिक सफर है। चले वापस उसी रेसिपी वाले उदाहरण पर आते हैं। मान लीजिए कि हम बिरयानी बना रहे हैं। जो सिलेबस होता है ना, वो बस उस रेसिपी बुक की तरह है जिसमें लिखा है कि क्या क्या सामग्री चाहिए। लेकिन करिकुलम वो पूरी की पूरी प्रक्रिया है। बाजार जाकर सही मसाले चुनना, उन्हें पकाना, बीच बीच में कोई गलती करना, नमक ज्यादा हो जाए तो उसे सुधारना, और अंत में उस गर्मा गर्म डिश को परोसना। यानी सिर्फ ज्ञान की लिस्ट नहीं, बल्कि वो पूरा खूबसूरत और कभी कभी अस्त व्यस्त अनुभव ही असल करिकुलम है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक असली करिकुलम स्कूल की 4 दीवारी के अंदर होने वाले हर एक अनुभव को अपने अंदर समेट लेता है। इसमें सिर्फ ब्लैक बोर्ड की पढ़ाई नहीं आती, बल्कि स्पोर्ट्स, स्कूल के ड्रामे, असाइनमेंट्स, दोस्तों से बातचीत और यहाँ तक कि बच्चों के बीच होने वाले झगड़े और उनके समझौते भी शामिल हैं। इसे पूरी तरह से बाल केंद्रित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कक्षा 1 के बच्चों को सीधे राष्ट्रपिता के बारे में बताने से कहीं बेहतर है कि पहले उन्हें परिवार के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि वो उससे रिलेट कर सकते हैं। और हाँ, इसे समय के साथ अपडेट भी होना चाहिए। पुराने जमाने के रजिस्टर वाले शब्दों की जगह अब ईमेल और इंटरनेट जैसी बातें शामिल होनी चाहिए। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब बच्चों पर रटने का बहुत भारी बोझ था। इसी बोझ को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी बदलाव की लहर आई। बात है 1993 की, जब लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ के सीखना नाम की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें साफ बताया गया था कि भारी बस्ते और बिना समझे रटने की आदत बच्चों को कितना तनाव दे रही है। इसी बड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 लाया गया। इसने पूरे सिस्टम को पलटने के लिए 5 बेहद जरूरी सिद्धांत दिए। पहला, स्कूल के ज्ञान को बाहर की असली जिंदगी से जोड़ना। दूसरा, बिना सोचे समझे रटने की जगह कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने पर जोर देना। तीसरा, किताबों से बाहर निकलकर असल अनुभव देना। चौथा, परीक्षाओं के डर को कम करके उन्हें लचीला बनाना। और पांचवां, बच्चों के अंदर एक लोकतांत्रिक पहचान यानी डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी जगाना। अब ये सारे सिद्धांत सिर्फ मोटी मोटी फाइलों में बंद होकर नहीं रह गए, बल्कि क्लासरूम की जीती जागती कहानियों में बदल गए। जैसे अगर बच्चों को बारिश के बारे में पढ़ाना है तो उन्हें सच में बारिश के वक्त बाहर ले जाकर छाते और पानी का बहाव दिखाना। गणित में बोरिंग तरीके से पहाड़े रटवाने की बजाय सेब के टुकड़ों से जोड़ घटाना सिखाना। या फिर सिर्फ किताबों से अहिंसा की परिभाषा पढ़ाने की जगह क्लास में एक रोल प्ले करवाना जहां बच्चे बिना लड़े अपना झगड़ा सुलझाएं। इसके अलावा स्कूल में एक बाल संसद या स्टूडेंट पार्लियामेंट बनाना ताकि वे अपनी समस्याएं खुद सुलझाना सीखें। ये सब शिक्षा को असल जिंदगी में उतारने के शानदार तरीके हैं। तो ये तो हो गए बदलाव, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक नया कोर्स या करिकुलम बनाया कैसे जाता है? इसके पीछे क्या नींव होती है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें 9वीं कक्षा के लिए संस्कृत का एक बिल्कुल नया कोर्स डिजाइन करना है। इसके लिए कुछ मजबूत सिद्धांतों की जरूरत होगी। सबसे पहले आता है चाइल्ड सेंटर्ड होना, यानी लंबे और बोरिंग श्लोकों की जगह दिलचस्प छोटी कहानियों का इस्तेमाल करना। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन।
हर कोई एक ही स्पीड से नहीं सीखता, इसलिए अलग-अलग बच्चों के लिए अलग-अलग तरह की वर्कशीट देना जरूरी है। फिर आता है एक्टिविटी सेंटर्ड होना, यानी करके सीखना। सिर्फ किताबी बातें पढ़ने के बजाय सच में मिट्टी के बर्तन बनाकर चीजों को समझना। इसके बाद यूटिलिटी या उपयोगिता भी बहुत अहम है, जैसे बच्चों को वो अर्जी लिखना सिखाना जो असल जिंदगी में स्कूल प्रिंसिपल को दी जा सके। और अंत में आता है कोरिलेशन, यानी विषयों को आपस में जोड़ना, जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाते समय उस दौर के भूगोल और अर्थशास्त्र को भी साथ में समझा देना। अब अगर थोड़ा और गहराई में जाएं, तो हमें सोचना होगा कि आखिर स्कूल का अंतिम उद्देश्य क्या है। इसी सवाल के जवाब से करिकुलम के 4 मुख्य आधार तय होते हैं जो इसे समाज और इंसानी दिमाग से जोड़ते हैं। एक शानदार करिकुलम हमेशा 4 खंभों पर टिका होता है: दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और आर्थिक आधार। दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल आधार ये तय करता है कि अगर हमारा लक्ष्य एक बेहतरीन लोकतांत्रिक नागरिक बनाना है तो कोर्स में मॉक पार्लियामेंट जैसी चीजें जरूर होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल आधार जीन पियाजे जैसी थ्योरी से आता है, जो साफ कहता है कि छोटे बच्चों को सीधे मुश्किल अलजेब्रा पढ़ाने के बजाय पहले कंचे या गोलियों जैसी ठोस चीजों से गणित सिखाएं। फिर है समाजशास्त्रीय आधार, जो ये पक्का करता है कि समाज की असली जरूरतें किताबों में देखें, जैसे महिला सशक्तिकरण की प्रेरक कहानियां। और चौथा है आर्थिक आधार। इसका मतलब है कि अगर कोई राज्य कृषि प्रधान है तो वहां के स्कूलों में गणित और विज्ञान को खेतीबाड़ी, पौधों और मिट्टी से गहराई से जोड़ा जाना चाहिए। जब ये सारे आधार और सिद्धांत तय हो जाते हैं, तब बारी आती है इन्हें क्लास में लागू करने की। और यही एंट्री होती है हमारे शेफ यानी टीचर की। हर टीचर का एक ही मुद्दे को पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग हो सकता है। मान लीजिए कि आज का टॉपिक है पानी बचाना। अब इसे 3 तरीकों से पढ़ाया जा सकता है। एक ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक तरीका है, जहां टीचर क्लास में आता है, ब्लैक बोर्ड पर पानी बचाने के 5 कड़े नियम लिख देता है और बच्चे उन्हें रटकर एग्जाम के बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल नीरस है ना? लेकिन दूसरा है लर्नर ड्रिवन यानी शिक्षार्थी केंद्रित तरीका। यहां एनर्जी एकदम अलग होती है। क्लास में सवाल पूछा जाता है कि हम अपने घरों में पानी कैसे बचा सकते हैं। इसके बाद सब बच्चे खुद अपने घर के नल चेक करते हैं और पानी का बिल कम करने का जिम्मा उठाते हैं। और तीसरा है क्रिटिकल तरीका, जो सबसे गहरा है। यहां क्लास में ये चर्चा होती है कि शहर के गरीब इलाकों में पानी की टंकी आखिर क्यों नहीं है। यहां सिस्टम की कमियों को समझा जाता है और समस्या सुलझाने के लिए सीधे अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी जाती हैं। अब हम इस पूरे एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं। इन सब बातों के बाद हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि एक शैक्षणिक माहौल में सफलता को असल में कैसे नापा जाना चाहिए। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है शिक्षा को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ है प्रोडक्ट माइंडसेट, जो सिर्फ सिलेबस खत्म करने और ऊंचे नंबर लाने की अंधी दौड़ में फंसा है। यहां टीचर सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर हैं और अगर नंबर कम आए तो समझो सब खत्म, विफलता हाथ लगी। जैसे बस 20 में से 15 नंबर का क्विज पास कर लेना ही सबसे बड़ी जीत हो। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है प्रोसेस यानी प्रक्रिया का माइंडसेट। ये पूरी तरह से एक होलिस्टिक नजरिया है। यहां फोकस अनुभव के जरिए सीखने और हर दिन ग्रो करने पर होता है। टीचर एक गाइड या फैसिलिटेटर होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर नंबर कम आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि बच्चा फेल हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि सिखाने के उस प्रोसेस में ही सुधार की जरूरत है। यहां सफलता का असली मतलब क्विज के नंबर नहीं, बल्कि सचमुच बाहर जाकर मिट्टी में अपने हाथों से एक पौधा लगाना है। अगर हम इस पूरी बात का निचोड़ निकालें तो ये बिल्कुल एक फैक्ट्री और एक कारीगर की वर्कशॉप के बीच के फर्क जैसा है। प्रोडक्ट वाला नजरिया उस फैक्ट्री की तरह है जहां मशीनें रोजाना 100 एक जैसी गाड़ियां बना रही हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ आंकड़े और संख्या मायने रखती है, सब कुछ रोबोटिक है। लेकिन प्रोसेस वाला नजरिया एक सच्चे कारीगर की वर्कशॉप की तरह है। यहां बनने वाली हर एक गाड़ी अपने आप में बिल्कुल खास और यूनिक है। यहां सारा फोकस सिर्फ नंबर्स पर नहीं, बल्कि उस काम से मिलने वाली खुशी, आपसी संतुष्टि और उस हुनर की गहराई पर होता है। तो इस पूरे सफर के बाद अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था असल में क्या है? क्या ये एक बेजान फैक्ट्री है जहां से हर साल सिर्फ एक जैसे नंबर और डिग्रियां छप-छप कर निकल रही हैं? या फिर ये एक उस कारीगर की वर्कशॉप है जहां हर एक इंसान की अनोखी खासियत को बहुत प्यार से तराशा जा रहा है? इसी अहम सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा ने शिक्षा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, करिकुलम यानी पाठ्यचर्या की जटिल दुनिया। इस भारी भरकम शब्द को हम एक मजबूत घर बनाने के ब्लूप्रिंट के एक बहुत ही आसान रूपक के जरिए डिकोड करेंगे। देखिए, शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अचानक हो जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही पक्की प्लानिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए एक बेहतरीन नक्शे की जरूरत होती है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या करिकुलम सिर्फ एक स्थिर सिलेबस है या फिर ये हमारे भविष्य के समाज को बनाने का एक खाका है? ये नजरिया पूरी कहानी बदल देता है। शिक्षा सिर्फ रटने वाली किताबों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो आने वाले कल की वास्तुकला की नींव है। आज हम जो कुछ भी अपने सिलेबस में शामिल करते हैं, वही तो कल के समाज का निर्माण करेगा। तो आज की इस चर्चा में हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, डिजाइन बनाम विकास। दूसरा, 3 प्रमुख डिजाइन मॉडल। तीसरा, विकास के फ्रेमवर्क। चौथा, 4 महत्वपूर्ण चरण। पांचवा, बदलाव के कारण। और छठा, शिक्षक और NCF 2005। चलिए, बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरू करते हैं, डिजाइन बनाम विकास। सबसे पहले उस बुनियादी रूपक को सेट करते हैं जो इस पूरी एजुकेशनल प्रोसेस को आपस में जोड़ता है। डिजाइन और विकास, ये दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। डिजाइन महज एक कागजी योजना है, एक ब्लूप्रिंट, जैसे किसी घर का नक्शा। दूसरी तरफ विकास यानी डेवलपमेंट उस नक्शे को जमीन पर उतारने की एक डायनामिक प्रोसेस है। ये बिल्कुल ईंट दर ईंट घर बनाने जैसा है, जहां क्लासरूम में उस योजना में असल जान फूकी जाती है। अब आते हैं भाग 2 पर, 3 प्रमुख डिजाइन मॉडल। आइए देखते हैं कि शिक्षाविद किन 3 अलग अलग तरीकों से अपनी ये ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 बहुत ही अलग अलग अप्रोच हैं। पहला है अनुशासन केंद्रित या डिसिप्लिन सेंटर्ड, जहाँ पूरा फोकस अलग अलग विषयों के फैक्ट्स पर होता है, जैसे भौतिकी के फॉर्मूले अलग पढ़ाना और केमिस्ट्री अलग। दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित या लर्नर सेंटर्ड, जो सीधे बच्चे की जिज्ञासा से चलता है। मान लीजिए बच्चे ने पेड़ों के बारे में कुछ पूछा तो पूरा हफ्ता पेड़ों के प्रोजेक्ट में लगा दिया। और तीसरा है समस्या केंद्रित मॉडल, जहाँ गांव के पानी के प्रदूषण जैसी किसी असली समस्या को सुलझाने के लिए साइंस और सोशल स्टडीज दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ब्लूप्रिंट सीखने वाले यानी लर्नर पर केंद्रित होता है, तो क्लासरूम का पूरा माहौल बदल जाता है। जॉन डीवी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे महान विचारकों ने यही तो समझाया है। ऐसे माहौल में एक टीचर लेक्चर देने वाला कोई रोबोट नहीं रह जाता, बल्कि वो एक बेहतरीन फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक बन जाता है, जो बच्चों को खुद खोजने और सीखने में मदद करता है। भाग 3, पाठ्यचर्या विकास के फ्रेमवर्क। अब जब हमारा ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि असली निर्माण यानी डेवलपमेंट के तरीके क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइलर के लीनियर या सीधे मॉडल की। ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलता है। ये उद्देश्य तय करने से शुरू होता है और एक फाइनल इवैल्यूएशन पर जाकर खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, बच्चों को जल चक्र के बारे में पढ़ाना, फाइनल एग्जाम लेना और बात खत्म। मतलब घर का निर्माण पूरा हुआ और सीधे चाबियां सौंप दी। लेकिन इस सीधी रेखा के बिल्कुल उलट है व्हीलर का चक्रीय या साइक्लिकल मॉडल। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। यहाँ इवैल्यूएशन कोई आखिरी पड़ाव नहीं है, बल्कि ये तुरंत नए उद्देश्यों को जन्म देता है। ये एक ऐसी इमारत की तरह है जिसका लगातार इंस्पेक्शन हो रहा है और उसी के आधार पर उसमें सुधार भी किए जा रहे हैं। है ना कमाल का तरीका? चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। 4 महत्वपूर्ण चरण। देखते हैं कि ये एजुकेशनल ईंटें बिछाने के असली फेज क्या होते हैं। इसे विज्ञान के एक असली उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले है योजना। यहाँ पहचाना गया कि बच्चों को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में बताना जरूरी है। फिर आया सामग्री और तरीके, जहाँ प्लास्टिक की बोतलों से गमले बनाने जैसी एक मजेदार एक्टिविटी डिजाइन की गई। फिर लागू करने के फेज में टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई और किट बांटे गए। और आखिर में मूल्यांकन और रिपोर्टिंग में बच्चों के प्रोजेक्ट्स चेक किए गए। ये पूरा एक प्रैक्टिकल जीवन चक्र है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, रचनात्मक या फॉर्मेटिव मूल्यांकन का काम तब गलतियों को सुधारना है जब इमारत का सीमेंट अभी भी गीला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना पकाते समय उसे बीच बीच में चखना। जबकि योगात्मक या समेटिव मूल्यांकन पूरी तरह से तैयार इमारत का बस फाइनल इंस्पेक्शन है,
जैसे मेहमानों को सीधा खाना परोस देना। भाग 5 पाठ्यचर्या परिवर्तन के कारण। देखिए, समय के साथ हर घर को थोड़े बहुत रेनोवेशन की जरूरत तो होती ही है ना? कोई भी करिकुलम पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। ये एक जीवंत दस्तावेज है। इसे समय के साथ बदलना ही पड़ता है। पुरानी आउटडेटेड चीज़ों को हटाना, नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना, रट्टा मारने वाली आदत को खत्म करना और सबसे ज़रूरी बात, छात्रों का मानसिक तनाव कम करना, इन सब के लिए बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है। और ये बदलाव कोई हवा में नहीं होते। इन पर कई बाहरी ताकतों का असर होता है। चाहे वो सरकार का 3 भाषाएं अनिवार्य करने वाला कोई राजनीतिक नियम हो, स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब का आना हो, या फिर लड़कियों को साइंस और मैथ में आगे बढ़ाने का सामाजिक प्रयास हो। ये सभी फैक्टर मिलकर निष्पक्ष रूप से शिक्षा की दिशा तय करते हैं। और आखिर में भाग 6 शिक्षक और NCF 2005। चलिए अब उन मास्टर बिल्डर्स को देखते हैं जो असल में ये घर बनाते हैं और उस बिल्डिंग कोड को भी समझते हैं जिसे वो फॉलो करते हैं। क्लासरूम में एक टीचर की भूमिका कितनी अहम होती है, जरा सोचिए। उदाहरण के लिए, एक कम सुनने वाले छात्र के लिए खासतौर पर चित्रों वाली वर्कशीट तैयार करना। यह साबित करता है कि शिक्षक सिर्फ बनी बनाई सामग्री पढ़ने वाली कोई मशीन नहीं है, बल्कि वे हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से करिकुलम को ढालने वाले असली शिल्पी हैं। एक बहुत ही शानदार कोट है कि शिक्षक पाठ्यचर्या को आकार देता है, केवल लागू नहीं करता। वो सिर्फ हुक्म मानने वाले मजदूर नहीं हैं, बल्कि वे आर्किटेक्ट हैं जो सक्रिय रूप से भविष्य के समाज को आकार दे रहे हैं। यहीं पर भारत की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 एक बहुत ही आधुनिक स्टैंडर्ड सेट करती है। इसका पूरा जोर इस बात पर है कि स्कूली ज्ञान को सीधे जीवन से जोड़ा जाए, रट्टा मारना बंद हो, पढ़ाई किताबों से आगे बढ़े और बच्चों को एक ऐसा माहौल मिले जहां लोकतांत्रिक और एक दूसरे की परवाह करने वाले मूल्य सिखाए जाएं। इसे प्रैक्टिकली ऐसे समझिए। NCF 2005 से पहले क्या होता था? मुगल काल की ऐतिहासिक तारीखों को बस रट लिया जाता था। लेकिन अब बच्चे उस युग के एक नाटक में एक्टिंग करते हैं और इतिहास को गहराई से समझते हैं। जब पढ़ाई एक नाटक जितनी मज़ेदार हो जाए तो तारीखें और फैक्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है। अगर क्लासरूम में हर दिन लिए जाने वाले ये डिज़ाइन के फैसले भविष्य तय कर रहे हैं, तो आज हम कल के समाज का कैसा निर्माण कर रहे हैं? उम्मीद है कि ये सवाल और करिकुलम डिज़ाइन की ये ताकत इस चर्चा के ख़त्म होने के बाद भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगी।